हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको उसी लेसन में वैद्युत धारा के में ही लेसन में वैद्युत सेल के बारे में डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। वैद्युत सेल किसे कहते हैं? वैद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। अपनी अपनी रचना के अनुसार सेलें भी कई प्रकार की होती हैं। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है माने जिसे धन प्लेट कहते हैं, और एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है जिसे ऋण प्लेट कहते हैं सेल की। अब सेल का विद्युत भाग बल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। एकांक आवेश को पूरे परपथ में, जिसमें सेल भी शामिल है, प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। इसे प्रायः ई से प्रदर्शित करते हैं। एक सेल को ऐसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसकी ऋण प्लेट दिखाई गई, यहाँ धन प्लेट है। ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर सेल के विद्युत वाहक बल ई की दिशा होती है। विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बाह्य प्रतिरोध है। इस बाह्य प्रतिरोध में ये सेल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करा रही है। तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W है और आप प्रवाहित किया गया आवेश कितना है? Q है। तो E बराबर हो जाएगा W/Q। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। एक और मात्रक होता है या वोल्ट। एक इसका मात्रक और होता है वोल्ट भी होता है। सेल का विद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, अभिलक्षणक गुण होता है। जो प्रयुक्त प्लेटें, कैसी प्लेटें, किस धातु की प्लेटें बनाई गई हैं, और वैद्युत अपघट माने कैसा जो उसमें घोल है उसे वैद्युत अपघट कहते हैं कि नेचर पर डिपेंड करता है। वैद्युत अपघट मतलब कैसा है, गाढ़ा है, पतला है और किस प्रकार का है, इस बात पर सेल का विद्युत भाग बल निर्भर करता है। अब आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जानना है। जिस प्रकार से कोई चालक तार धारा के मार्ग में रुकावट लगाता है माने प्रतिरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में एक रुकावट या प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रायः r से प्रदर्शित करते हैं। r से प्रदर्शित करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कई बातों पर निर्भर करता है। जो सेल की जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड और एक ऋण इलेक्ट्रोड, इनकी बीच की यहाँ इनसे तार कनेक्ट रहते हैं। बीच की दूरी के बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्लेटें ज़्यादा दूर हो गई, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती बढ़ने से बढ़ता है। अब बीच की दूरी घटा दो तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। घोल में डूबी हुई प्लेटों के प्रभावी क्षेत्रफल के बढ़ने पर घटता है। यहाँ क्या व्युत्क्रमानुपाती लिखना चाहिए था, इसलिए कटिंग हो गई है। तो माने क्या है, ये घोल में जैसे मान लो इतना घोल है, आधी डूबी हुई है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध इस समय ज़्यादा है। अगर इसको और डुबो दें, जितनी ज़्यादा डूब जाएंगी तो इनका प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, घटता है, माने व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो घोल है पतला है या गाढ़ा है, माने कंसंट्रेशन कैसा है, सांद्रता कैसी है, घोल की सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। माने काफ़ी दिनों से यूज हो रही, जैसे घरों में बैटरी है तो उसके आप लोग पानी क्या डाल देते, उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं, जिससे उसकी क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाती है, सांद्रता कम हो जाती है। सांद्रता कम हो जाने से उसकी आंतरिक प्रतिरोध कैसी हो जाती है? कम हो जाती है और धारा आराम से फ्लो होने लगती है, मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाती है, या प्लेटें अच्छी तरह से चार्ज होने लगती हैं। फिर फोर्थ पॉइंट यह है, जो घोल या वैद्युत अपघट एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती। घोल काय का बनाया गया है, प्लेटें किन पदार्थों की, इस बात पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं रहता समय के साथ ये
प्रायः क्या होता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सेल उपयोग करें तब भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर बहुत दिनों की रखी हुई है सेलें, रख दें अगर काफ़ी दिनों तक, तब भी धीरे धीरे उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। अब आपको पढ़ना है सेल के सिरे पर विभवांतर या जो उसके टर्मिनल हैं उसके सिरों पर विभवांतर, सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध और इन तीनों में संबंध। तो इसके लिए देखो एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है। ये सेल है, इस सेल की ऋण प्लेट है, इस सेल की धन प्लेट है, स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये डॉट डॉट करके ये इसका सिंबल बन गया, ये सेल है। सेल के भीतर घोल में विद्युत वाहक बल की दिशा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है। इसके सिरों पर एक वो विभव मापी लगा दिया जाता है, एक कुंजी एवं प्रतिरोधक माने प्रतिरोध और अमीटर से इसके सिरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में लगे क्या बोलते वोल्टमीटर इसके समांतर में लगा हुआ है, अमीटर भी समांतर में लगा हुआ है। ये इसके प्लस है, ये इधर माइनस है, इसमें प्लस टर्मिनल है, ये इसका माइनस टर्मिनल है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ई है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। वी सेल के सिरों पर विभवांतर है और आर क्या चीज़ है, बाह्य प्रतिरोध। हम ये मान ले रहे हैं यहाँ पर परपथ में आई एम्पियर की धारा टी समय के लिए या टी सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही, तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी, Q इक्वल आई टी। तो सेल धारा प्रवाहित हो रही तो सेल कुछ काम करेगी, कुछ कार्य करेगी, तो सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है, दी गई ऊर्जा W बराबर E इंटू क्यू। ये कौन से सूत्र से आया, अभी आप लोगों ने जस्ट पहले पढ़ा हुआ है, W अपॉन क्यू पढ़ा हुआ है। सेल के परपथ में एकांक आवेश को सेल सहित प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा एवं उस आवेश के मान के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो W बराबर ई क्यू हो जाएगा। Q इक्वल आई टी है तो W इक्वल ई आई टी हो जाएगा। ये बाहर परपथ है, धारा बह रही है, कुंजी ऑन है। यहाँ से बाह्य परपथ में कृत कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ W एक्सटर्नल लिखा हुआ, ई एक्स टी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माने बाहर, तो W एक्सटर्नल इक्वल वी क्यू, क्यू की वैल्यू आई टी रख दिया तो वी आई टी, जहाँ पर V क्या है, आर के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोधक आर के सिरों पर विभवांतर V होगा और सेल के सिरों पर भी विभवांतर V होगा। दोनों के सिरों पर विभवांतर की वैल्यू कितनी है, V है। सेल के भीतर घोल में विभव पतन को पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। V स्मॉल v लिख दिया, स्मॉल v इक्वल आई आर हो जाएगा। आर क्या चीज़ है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के भीतर घोल में किया गया कार्य W इंटरनल, आई एन टी माने क्या है, इंटरनल, आई एन टी मीन्स है इंटरनल। तो V इक्वल क्या है, आई आर है, वैल्यू रख दी, V क्यू हो गया परिभाषा से, तो वी आई टी हो जाएगा। V की वैल्यू आई आर हो गया, तो आई स्क्वायर आर टी, W इंटरनल इक्वल माने आंतरिक, सेल के भीतर घोल में W आंतरिक कार्य हो गया, ये इसको आंतरिक कार्य भी कह सकते हैं, आंतरिक कार्य, ये आंतरिक कार्य भी हो गया। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। इतनी सेल ने ऊर्जा दी, W ऊर्जा दो भागों में खर्च हुई, W बाह्य और W आंतरिक। ये W एक्सटर्नल और W इंटरनल, तो W इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। सबकी वैल्यू रख दी, W की वैल्यू यहाँ पर W क्या है, पिछले पेज में पढ़ा है ई आई टी, V एक्सटर्नल पिछले पेज में वी आई टी हो जाएगा, W इंटरनल आई स्क्वायर आर टी। इन दोनों में आई टी कॉमन हो गया, V बचा
यहाँ क्या बचा, आई बच गया और आर बच गया, आई टी से आई टी कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल वी प्लस आई आर, देन वी इक्वल आई आर को इस तरफ ले जाओ, ई माइनस आई आर। तो यहाँ से एक और फार्मूला बना दिया, आई आर को इधर ले आए और वी को इधर ले गए, तो आई इक्वल ई माइनस बी अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। प्रतिरोधक या बाह्य प्रतिरोध आर के स्थानों पर विभवांतर वी इक्वल आई आर, समीकरण 1 व 2 से, इसके पहले एक समीकरण 1 पहले बना था वी इक्वल ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, और दूसरा कौन सा है, वी बराबर आई आर। बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, तो इस पक्षांतर कर लो, आई आर को इधर ले आओ, आई कॉमन हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा, तो आई इक्वल ई अपॉन आर प्लस आर, ये फार्मूला हुआ, इससे न्यूमेरिकल लगेंगे। इस समीकरण 1 और 2 की सहायता से एक नया समीकरण आएगा, इस वाले समीकरण से आई की वैल्यू यहाँ रख दो, तो v इक्वल आई की जगह क्या आया, ई अपॉन आर प्लस आर, तो ई इसके नीचे ले आओ, v अपॉन ई इज इक्वल टू इतना। अब क्या है, समीकरण को उलट दिया, ई को कहाँ पहुँचा दिया, ऊपर पहुँचा दिया, और v को नीचे ले आया, तो ये वाला समीकरण यहाँ बन गया, ठीक। तो ई अपॉन वी, ये भी संख्या ये वाला पार्ट ऊपर पहुँच जाएगा, आर प्लस आर ऊपर अंश में पहुँच गया, आर हर में आ गया, अब इसको अलग अलग कर दिया, आर अपॉन आर, स्मॉल आर अपॉन आर हो जाएगा, ये 1 हो गया, आर अपॉन आर, 1 को यहाँ ट्रांसफ़र करा तो माइनस में आ गया, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू ए आर, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल आर इक्वल कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस आर। इस सूत्र की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तीनों में संबंध हो गया, सेल के स्थानों पर विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध हो गया, जो हेडिंग पड़ी हुई है। उसी टॉपिक में देखिए, V लेस देन E, V कैसा है, E से यहाँ पर कम है, इस वाली इक्वेशन से V इक्वल ई माइनस आई आर है, ई में से आई आर माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू V की क्या हो जाएगी, E से कम हो जाएगी। सेल बाह्य परिपथ में धारा दे रहा है, अगर V की वैल्यू E से ज़्यादा आ जाए तो इक्वेशन ये हो जाएगा V इक्वल ई प्लस आई आर। तब सेल को क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, सेल को बाह्य स्रोत विद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा है, माने चार्ज किया जा रहा है। अब एक नया टॉपिक बनता है विद्युत सेलों के संयोग, कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। यहाँ देखो चित्र में 300 हो रहे हैं सेल, जिनके विद्युत वाहक बल कैसे हैं, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान है, 1 2 300 हो रहे हैं। यहाँ देखो डॉट डॉट कर दिया, और टर्मिनल बी पर 2 टर्मिनल हो गए, ए और बी, पॉइंट हो गया, कुछ भी मान लीजिए। इसमें और सेलें आगे n सेलें जोड़ दी गई, हमने लिख दिया n सेलें, तो माना कि समान विद्युत वाहक बल E, समान आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r वाली n सेलें चित्र के अनुसार से कैसे जोड़ी गई हैं, A और B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं, बीच श्रेणी क्रम में जोड़ी जा रही। ये श्रेणी क्रम पढ़ाया जा रहा है आपको, पहला पार्ट है श्रेणी क्रम, सेलों का जो कॉम्बिनेशन किस में है, श्रेणी क्रम में, इन सीरीज में पढ़ाया जा रहा है। अब इस बाह्य प्रतिरोध में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है, ये जो कॉम्बिनेशन बना, संयोजन बना, इसको ये बैटरी कहते हैं। जैसे घर में तो अपन लोगों में जो टॉर्च होती है, 2 सेल हैं, एक सेल की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 वोल्ट होती है, तो कितनी बैटरी उसको बोलते हैं, तो बैटरी खराब हो गई या कुछ हो गया तो 2 सेल लगी तो 3 वोल्ट हो गया, ऐसे 3 माने 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट हो गया, 3 सेलें लगी हैं तब 4.5 वोल्ट हो गया, 1 2 3 सेलें लगी होती तो 3E हो जाता। इसमें कितनी सेल लगी, n सेलें लगी, तो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल NE हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 2 सेलें लगी तो 2E हो गया, 3 सेलें लगी 3E हो गया, अब कितनी सेलें लगी, n सेलें लगी तो NE हो गया। तो संयोजन या बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल E1 मान लिया हमने, E1 बराबर N × E।
अब ये संयोजन है, कॉम्बिनेशन है या बैटरी है, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। सीरीज में है, सीरीज में प्रतिरोध क्या होते हैं, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। एन है तो एन आर हो जाएगा। दो केवल दो सेल होती 2R हो जाता, 3 सेल होती 3R हो जाता, एन है तो एन आर हो गया। अब इस परपथ का सीरीज में है, ये भी पूरा, ये भी सीरीज में है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 मान लिया हमने, R प्लस एन आर, ये आंतरिक से कुल आंतरिक प्रतिरोध भी इसका जुड़ जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, एन आर है। परिपथ में वैद्युत धारा कितनी होगी, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना आया था, NE1 बराबर, और कुल प्रतिरोध कितना आया था, संयोजन का R प्लस एन आर आया था, तो I इक्वल NE अपॉन R प्लस एन आर, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, यदि एन आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, देन एन आर कैन बी निग्लिजिबल इन द कंपेरिजन ऑफ कैपिटल R। माने R की तुलना में एन आर को नगण्य मान लेते, तो यहाँ इस वाले सूत्र में यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तो सूत्र क्या हो गया, I इक्वल एन ई अपॉन आर हो गया। एक अप्रॉक्स n सेलों के बराबर धारा, n सेलों के लगभग n सेलों के बराबर धारा प्राप्त हो गई। ठीक, तो कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ है, प्रॉफिट है, फायदा है। अब यहाँ दूसरी शर्त देखिए, दूसरी कंडीशन देखिए, इफ एन आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, सेलों का या संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो कैपिटल आर को इनके कंपेरिजन में, एन आर के कंपेरिजन में 0 मान लेते, नगण्य मान लेते हैं। यहाँ देखो 0 लिख गया, कैपिटल आर की जगह क्या लिख गया, 0 लिख गया। अब एन से एन कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल ई अपॉन आर। यहाँ लिख दिया हमने लगभग एक सेल के बराबर धारा। यहाँ से आपने सेल कितनी जोड़ी, एन सेलें जोड़ी, धारा कितनी मिल रही, एक सेल के बराबर धारा मिल रही, तो क्या लिखना पड़ रहा है, अतः अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ओके, बाय।